गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजीत WWTC में। बच्चों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक उचित कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए, है ना। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है 1917 ईस्वी की पेट्रोग्राद में क्रांति। ये आपकी NCERT बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा आज का क्लास है। हमें देखना है कि वर्ष 1917 ईस्वी की फरवरी में पेट्रोग्राद, जिसका पुराना नाम आपको पता है सेंट पीटर्सबर्ग, तो उस सेंट पीटर्सबर्ग में फरवरी में जो क्रांति हुई थी उसके पीछे क्या वजह रही थी और उस क्रांति में ऐसा क्या हुआ कि के परिणाम स्वरूप वहाँ पे जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हुआ और पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किया गया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ, और वो भी किनके नेतृत्व में। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहाँ की आम जनता, वहाँ के आम मजदूरों के नेतृत्व में ये क्रांति होती है और जार निकोलस द्वितीय के उस निरंकुश शासन व्यवस्था को वहाँ के मजदूरों और वहाँ की आम जनता के बल पर उसको उखाड़ कर फेंक दी जाती है। तो बहुत ही रोचक आज का ये क्लास होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमसे जुड़े रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसी तरह के मज़ेदार क्लासेस लगातार देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1917 ईस्वी की पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। यदि आपको फरवरी की क्रांति समझना है तो आपको समझना होगा कि पेट्रोग्राद की जो शहरी व्यवस्था थी, पेट्रोग्राद शहर का जो निर्माण किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था, किस प्रकार से वहां का शहर का निर्माण इस तरह से किया गया था कि आम जनता को सभी प्रकार की सुविधाओं से दूर रखा गया था। तो समझिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि एक पिक्चर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये नेवा नदी है जो पेट्रोग्राद में यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग में होकर ये बहती थी। मान लो ना कि ये सेंट पीटर्सबर्ग है और इसके बीच से एक नदी क्रॉस करती है जिसका नाम क्या है, नेवा। ठीक है, नेवा रिवर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। ये नेवा नदी का जो ऊपर का पार्ट है, ये मैं इसको शो किया हूं, दायां भाग है यानी कि राइट साइड है। यानी नेवा नदी के दाहिने साइड में क्या क्या चीजें थी इसको यदि आप समझ गए और बाएं साइड में क्या चीज थी तो आज का क्लास आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो नेवा नदी के दाहिने साइड में मजदूरों के क्वार्टर थे, कारखाने थे। अब समझिए कि नेवा नदी के राइट साइड में क्या क्या चीजें थी, तो मजदूरों के क्वार्टर थे, कल कारखाने जितने भी थे वो सभी के सभी राइट साइड में ही थे। और ये राइट साइड का जो इलाका था वो सभी सुविधाओं से हीन था, मतलब इधर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी। सड़क नहीं, नाली बिल्कुल नहीं, मतलब सड़कों पर भी चलना लोगों का दुर्भर था। गंदे पानी जो थे वो बीच सड़कों पर, वही कीचड़ वाली गलियों से लोग आया जाया करते थे, मतलब इस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब आते हैं बाएं साइड में कि लेफ्ट साइड में क्या क्या चीजें थी। तो लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस, जहां पे जार निकोलस द्वितीय रहा करता था। ड्यूमा हॉल, ड्यूमा के बारे में आपको पता है ना, कि ड्यूमा का हॉल, सरकारी इमारतें, मतलब ये जितने भी बढ़िया से बढ़िया चीजें थी वो उस नेवा नदी के लेफ्ट साइड थी, नेवा नदी के बाएं साइड थी। और ये जो इलाका था वो बहुत ही पॉश इलाका था, रईसों का इलाका था, और यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। मतलब नदी के दाहिने साइड मजदूर लोग रह रहे जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी गई है, किसी प्रकार से वे लोग रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दाहिने साइड सारी चकाचौंध है,
सारी चीजें जो है वो चकाचक है, एक नंबर की सारी व्यवस्थाएं हैं। और विंटर पैलेस, ड्यूमा हॉल, रईसों का जो महल है, घर है, वो सारे के सारे जो है वो इधर ये है। जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, सरकारी इमारतें, सभी के सभी वो लेफ्ट साइड है और राइट साइड कुछ भी नहीं है। मतलब शहर दो भागों में विभाजित था, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड सुविधा से वंचित और बायां साइड, लेफ्ट साइड, यानी कि सारी सुविधाओं से युक्त। तो जनता में आक्रोश कहीं ना कहीं तो रहेगा, कहीं ना कहीं तो उनमें असंतोष की भावना रहेगी और वे इस चीज को जाहिर भी करेंगे सही अवसर आने पर, है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक कड़ी के करके कि जनता में असंतोष। तो जनता में असंतोष किस प्रकार से था, आप इस चीज के माध्यम से ही समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पेट्रोग्राद को यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग को डिजाइन किया गया था कि एक शहर का एक भाग जो था वो सभी सुविधाओं से युक्त था और शहर का दूसरा भाग जो था वो सभी सुविधाओं से हीन था। तो इस वजह से वहां की जनता में क्या थी, असंतोष की भावना थी, यानी आक्रोश की भावना थी। अब दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि भोजन का अभाव। मैं पहले भी बताया था, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रूस की जनता जो थी वो भोजन के लिए तरस रही थी। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 1916 ईस्वी तक आते आते रूस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि पावरोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे हो जाया करते थे। और इसी में 1917 ईस्वी की जो सर्दी रहती है, 1917 ईस्वी में जब सर्दी होती है, ठंड का मौसम आता है, तो वो बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ती है, काफी बर्फबारी होती है। इस वजह से फसल जो कुछ भी रहते वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। मतलब जनता पहले ही भोजन की समस्या से ग्रस्त थी और 1917 ईस्वी की जो ठंड आई उनकी इस समस्या को, उनके इस तकलीफ को और भी ज्यादा क्या करके रख दिया, बढ़ाकर रख दिया। तो वही चीज है कि भोजन का अभाव, असंतोष पहले से था, अब भोजन का भी अभाव हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, मजदूरों का बगावत। इस चीज को समझिए कि मजदूर जो है वहां पर फरवरी में बगावत करते हैं। किस वजह से, तो आपको समझना होगा कि किन चीजों की मांग की वजह से वहां के रूस के जो मजदूर रहते हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं। एक फैक्ट्री से ये आंदोलन शुरू होता है, लेकिन इसने व्यापक रूप धारण हासिल कर लिया। तो तीसरा पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे कि मजदूरों का बगावत, यानी वहां के मजदूर जो थे, पेट्रोग्राद के जो मजदूर जो कहां रहते थे, दाहिने साइड में, नेवा नदी के किस साइड में, राइट साइड में रहा करते थे। इन लोगों ने रोटी के लिए, मतलब भोजन के लिए, मैंने अभी समझाया कि भोजन का अभाव हो चुका था, तो रोटी के लिए काम के घंटों में कटौती करने के लिए, मैं पिछले के वीडियो में समझा चुका हूं कि उन लोगों को लंबे समय तक कल कारखानों में काम करना पड़ता था, 10 से 12 घंटा काम करना पड़ता था और वेतन उसके अनुसार नहीं दिया जाता था। तो पहला डिमांड क्या था कि उन्हें समुचित भोजन उपलब्ध कराया जाए। दूसरा क्या था कि काम के घंटों में कटौती की जाए। तीसरा, वेतन में वृद्धि की जाए, मतलब काम जितना ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट दीजिए, अदरवाइज जो है वो आप काम के घंटे जो है निर्धारित 8 घंटा उतना ही हमसे काम कराया जाए। ठीक है, तो ये प्रमुख मांगे हो गई। पहला क्या हो गया कि रोटी यानी भोजन की व्यवस्था की जाए। दूसरा, काम के घंटों में कटौती की जाए। तीसरा कि वेतन में वृद्धि की जाए। और चौथा, लोकतांत्रिक अधिकारों की ये लोग मांग कर रहे थे। तो मेनली ये मजदूरों के कितने डिमांड थे, 4। पहला, भोजन। दूसरा, काम के घंटों में कटौती की जाए। तीसरा, वेतन में वृद्धि की जाए। और चौथा, इन्हें भी लोकतांत्रिक अधिकार चाहिए। इन्हीं 4 मांगों को लेकर पेट्रोग्राद के एक फैक्ट्री के मजदूर जो थे वो 22 फरवरी 1917 ईस्वी को, कब, 22 फरवरी 1917 ईस्वी को मजदूरों के द्वारा क्या किया जाता है, एक फैक्ट्री में हड़ताल की घोषणा की गई। यही 4 प्रमुख मांग थी। और 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री के मजदूरों के द्वारा
क्या कर दी जाती है, हड़ताल की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन इसी के समर्थन में 50 अन्य कारखाने के जो मजदूर थे उन लोगों ने भी इस आंदोलन को, इस हड़ताल को सपोर्ट कर दिया। यानी एक फैक्ट्री के मजदूरों ने पहले हड़ताल किया, उसके तुरंत बाद 50 और फैक्ट्री के मजदूर जो थे वो भी हड़ताल पर चले गए, क्योंकि उस समय रूस में मजदूरों की जो यूनियन था, मजदूरों का जो सोवियत था वो बन चुका था। हालांकि इन चीजों पर प्रतिबंध था, लेकिन इसके बावजूद भी मजदूर जो थे वो अपने आप को यूनाइट करने में, अपने आप को एकजुट करने में सफल रहे थे। इसी का यह परिणाम है कि एक फैक्ट्री के मजदूरों के द्वारा शुरुआत में हड़ताल की जाती है, लेकिन 50 अन्य कारखानों के मजदूरों के द्वारा उनके हड़ताल को समर्थन कर दिया जाता है। अब देखिए 22 फरवरी की ये घटना थी। 23 फरवरी को मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस आप केवल ध्यान से देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान वे में आप इस चीज को समझ जाओगे कि 22 फरवरी को क्या हुआ, 23 को क्या हुआ, 24 को क्या हुआ। इस तरह से इस पूरी घटना को आप बहुत ही सरल अंदाज में समझ जाएंगे। 23 फरवरी 1917 को ये जो प्रदर्शनकारी मजदूर थे वो प्रदर्शन करते हुए नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच गए। ये कौन सा जगह था, यानी जो पहले हड़ताल की गई और 23 फरवरी को हड़ताली जो थे, मतलब जो प्रदर्शनकारी मजदूर थे, वो प्रदर्शन करते करते पेट्रोग्राद के, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो एक मुख्य इलाका था, एक फेमस प्रसिद्ध इलाका, प्रसिद्ध क्षेत्र कह सकते हो, उस चौक तक वे पहुंच गए और उस जगह का नाम क्या था, नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट। क्योंकि हर शहर में, हर जगह में कोई कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो विशेष होते हैं। जैसे धनबाद की मैं बात करूं तो बैंक मोड़ एक फेमस जगह हो गया है, रणधीर वर्मा चौक एक फेमस जगह हो गया, स्टील गेट एक फेमस जगह हो गया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार से पेट्रोग्राद में भी एक चौक था, एक इलाका था। वो इलाका कौन था, नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट। तो ये प्रदर्शनकारी जो थे वो प्रदर्शन करते करते कहां तक पहुंच गए, नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच गए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक इन मजदूरों के पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिनके पीछे खड़ी नहीं थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके पीछे खड़ी नहीं थी। ये जो कुछ भी कर रहे थे अपने बलबूते कर रहे थे, अपने बल पर ये प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी धनबाद में एक घटना घटित हुई है कि 12वीं की परीक्षा में लड़कियां जो है वो फेल कर गई, कुछ SSLNT की बच्चियां या अन्य कॉलेज की बच्चियां जो थी वो फेल कर गई और वे भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। और आप लोगों ने देखा कि वे लोग DC कार्यालय तक भी प्रदर्शन करने चले गए, जहां पर उनके ऊपर लाठीचार्ज की घटना घटी। उस समय तक उनके पीछे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ उनके ऊपर नहीं था, उनके पीछे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग नहीं था। ठीक उसी प्रकार से जब ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच गई तो उस समय तक उनके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं था। ये पॉलिटिकल पार्टियां कहां थी, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां जार के द्वारा जो ड्यूमा के भंग करने का प्रयास किया जा रहा था उसको काटने में लगे हुए थे। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार से बिजी थे कि वे किसी भी हाल में ड्यूमा को बचाने में लगे हुए थे। वे ऐसे कामों में लीन थे जिससे ड्यूमा बच जाए। वे चाहते थे कि ड्यूमा को जार निकोलस द्वितीय जो है वो भंग ना करे। वे मजदूरों के साथ नहीं थे, इस बात को आपको समझना होगा। जो कुछ भी अभी तक हुआ है मजदूर अपने बलबूते पे किए हैं कि वे नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच गए। अब देखिए क्या हुआ कि जब भीड़ नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच जाती है तो शासक के द्वारा, सरकार के द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या लगा दिया जाता है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और जब कर्फ्यू लग जाती है तो शाम तक भीड़ जो है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि कर्फ्यू लग गया है तो भीड़ जमा जरूर होती है, नेवेंस्की प्रॉस्पेक्ट तक पहुंच भी जरूर जाती है, परंतु कर्फ्यू लगने की वजह से वह भीड़ जो है वो तितर बितर हो जाती है। अब देखिए
24 और 25 फरवरी 1917, 23 को यह घटना घटी। अगला दिन 24 और 25 फरवरी 1917 को भीड़ जो थी वो एक बार पुनः इकट्ठा हो गई शाम तक, यानी 23 के शाम में भीड़ हट गया, लेकिन 24 और 25 को ये प्रदर्शनकारी मजदूर जो थे एक बार पुनः फिर से जमा हो गए। सरकार इस बार इसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस और घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया। मतलब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए जार निकोलस द्वितीय जो है वो इनके पीछे किनको लगा दिया, पुलिस को और घुड़सवार सैनिकों को लगा दिया जाता है। लेकिन इसी दिन एक बड़ी घटना घट गई कि 25 फरवरी 1917 को जार जो था वो उस ड्यूमा को भंग कर दिया और सारे पॉलिटिकल पार्टीज इस काम में लगे हुए थे कि ड्यूमा भंग ना हो। लेकिन जार निकोलस जो है वो इसी ड्यूमा को क्या कर दिया, भंग कर दिया। और जैसे ही उसने ड्यूमा को भंग किया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट जो था वो आकर मिल गया किनके साथ, इन प्रदर्शनकारियों के साथ। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे ही इन लड़कियों के ऊपर, इन बच्चियों के ऊपर डीसी कार्यालय में लाठीचार्ज होती है, विपक्षी दलों के द्वारा इन लड़कियों को सपोर्ट मिल जाता है। कल तक वे बच्चियां अपने अधिकारों की मांग के लिए खुद लड़ रही थी, परंतु जैसे ही उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, विपक्षी दलों को एक मौका मिल जाता है और वे इन लड़कियों के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी होती है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे, शुरुआत में वे तो ड्यूमा को बचाने में लगे हुए थे, लेकिन जब जार के द्वारा 25 फरवरी 1917 को ड्यूमा को भंग कर दिया तो वे सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो थे वो आकर मिल गए किनके साथ, तो प्रदर्शनकारियों के साथ। समझ में आ रहा है? चलिए, वही मैं लिखा हूं कि 26 फरवरी 1917 ईस्वी को राजनीतिक दलों का सहयोग मिल गया, है ना। अब जैसे ही सहयोग मिल गया तो उनका पावर जो था वो और बढ़ गया और वे पुलिस मुख्यालयों पर क्या करने के लिए, हमला कर दिया। मतलब वे प्रदर्शनकारी जो अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, रोटी काम के घंटों में कटौती की मांग कर रहे थे, वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जैसे ही इन पॉलिटिकल पार्टियों का सहयोग उन्हें मिला, उनकी ताकत में वृद्धि हो गई और वे पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया। जार के द्वारा इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार सैनिकों की नियुक्ति की जाती है। यानी एक बार फिर से सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए जार निकोलस द्वितीय जो है वो घुड़सवार सैनिकों को डिप्लॉय करता है, नियुक्त करता है और कहता है फायरिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन भीड़ को तितर बितर कर दीजिए। लेकिन वही सैनिक जो रहते हैं वो बगावत कर देते हैं। वही सैनिक जो रहते हैं जिनको जार निकोलस द्वितीय के द्वारा नियुक्त किया जाता है कि वे भीड़ को तितर बितर कर दीजिए, वही सैनिक जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ आकर मिल जाते हैं और वे गोली चलाने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे भी लिखा हूँ। और इसके बाद सैनिकों के कई रेजिमेंटों में भी बगावत शुरू हो जाती है। मतलब सैनिकों का भी अब साथ मिल गया। सबसे पहले समझिए, आंदोलन की शुरुआत, प्रदर्शन की शुरुआत किसके द्वारा हुआ, मजदूरों के द्वारा, और वो भी विशेष करके किसके द्वारा, महिला मजदूरों के द्वारा। बाद में उनको सपोर्ट किनका मिला, तो पॉलिटिकल पार्टीज का, और अंत में सपोर्ट किनका मिल गया, तो सेना और पुलिस का भी उनको सहयोग मिल गया। यानी सारे लोग एक तरफ, जार निकोलस एक तरफ। अब देखिए परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ड्यूमा के हॉल में 28 तारीख को ही ड्यूमा के हॉल में पेट्रोग्राद सोवियत का गठन किया जाता है उन्हीं प्रदर्शनकारियों के द्वारा। यानी मजदूरों के जो शीर्ष नेता थे, डेलीगेट्स थे, और जो राजनीतिक दलों के जो चुने हुए कुछ डेलीगेट्स थे, उनके द्वारा उसी ड्यूमा हॉल में एक बैठक होती है और उसी में पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म होता है। यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग
सोवियत का वहां पे गठन किया जाता है। साथ ही साथ 2 मार्च 1917 ईस्वी को वे जार से मिलते हैं और जार को सलाह देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी कुर्सी को क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए चुपचाप शांति से। और जार निकोलस भी इस स्थिति को समझता है और उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वहाँ पर रूस में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि रूस में जो जार के निरंकुश शासन का अंत हुआ, उसका नेतृत्व जो है वो मुख्यतः किनके हाथों में थी, तो वहां की आम जनता के हाथों में थी। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि मैं आप लोगों को कहा था कि यदि आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।